नमस्कार साथियों। अपने आज अध्ययन करेंगे विज्ञान के बारे में, यानी जो सामान्य जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉर्मल जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, जैसे कांस्टेबल हो गया, पटवार है, एनटीपीसी है, डी ग्रुप है, महिला सुपरवाइजर है, एलडीसी है, एसएससी सीजीएल है, ठीक है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, आर्मी हो गया, ठीक है, नेवी, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इन सभी एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, साइंस आपकी आती है। साइंस की अगर बात करें, अपने विज्ञान की बात करें, तो इसको सामान्यतः अपने 5 भागों में बांटते हैं। सबसे जो पहला अपने आज जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं साइंस का, वो पार्ट आपका होगा बायोलॉजी। अपने बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी का मतलब हिंदी में अपने इसको नाम देते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान नाम देंगे, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। देखो, हर चीज का क्या होता है, एक फादर होता है, एक जनक होता है। जहां से किसी चीज की जो भी शुरुआत कर देता है, उसको अपने फादर कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, या फिर पिता कह सकते हैं। बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले एक अपने भारतीय दार्शनिक थे, जिनका नाम था अरस्तु। उन्होंने बताया था जीवों के बारे में, काम इन्होंने शुरू किया था, बहुत वर्ष पहले की बात है। तो एग्जाम में सामान्य से क्वेश्चन आ जाता है कि जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है, अरस्तु है। आज अपने जो इसमें सबसे पहला पार्ट शुरू करेंगे, वो पार्ट शुरू करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ठीक है, यानी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, अपने अध्ययन करेंगे आज आनुवंशिकी के बारे में। जेनेटिक्स यानी कि अपने जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, आनुवंशिकी के बारे में करेंगे। देखो, आनुवंशिकी में आता क्या है, सबसे पहले अपने ये पढ़ते हैं। तो आपने बचपन में जो आप 9th 10th में कुछ टॉपिक पढ़ के आएंगे, मेंडल के बारे में आपने नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। बैटसन के बारे में सुना होगा, ठीक है, विल्किंस के बारे में सुना होगा, स्टीवेंस के बारे में सुना होगा, फ्रैंकलिन के बारे में सुना होगा। ये सारे वैज्ञानिक किससे संबंधित है, आनुवंशिकी से संबंधित है। आनुवंशिकी में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज दिखाई दे रही है, लिखी हुई जीन। तो सबसे पहले अपने एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आनुवंशिकी जो शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। आनुवंशिकी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। तो आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है उसका नाम है जीन। उसका नाम क्या है, जीन। आपने सुना होगा जीन, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, 4 प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, एक होता है आपका जीन, ठीक है। जीन को अपने हिंदी में कारक भी कह सकते हैं, जीन को एक फैक्टर नाम भी अपने दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक होता है गुणसूत्र, जिसको अपने नाम देते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र। ये 4 प्रकार के हमारी बॉडी में आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इन सबका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, आनुवंशिकी के अंदर करते हैं। तो जीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, जीन शब्द की उत्पत्ति। तो जीन शब्द जो बना है वो किससे बना है, जेनेटिक्स जो बना होगा जीन से बना होगा। देखो, जेनेटिक्स, जीन को आप नाम एक और भी दे सकते हो, हिंदी में जीन को कारक भी कहते हैं। जीन को क्या नाम देते हैं, कारक नाम भी देते हैं। कारक नाम ना दो तो आप इसे फैक्टर भी कह सकते हो। चाहे जीन कहो, चाहे कारक कहो, चाहे फैक्टर कहो, एक ही बात है। परंतु आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो जीन शब्द है, जो जीन शब्द है, ये किसने दिया था। जीन शब्द एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम है जोहानसन। जिसका नाम क्या है, जोहानसन। जबकि जीन की अगर खोज की बात करें या इसके संश्लेषण की बात करें, वो अपने भारतीय वैज्ञानिक थे, मूल भारतीय थे, ठीक है। वैसे अमेरिका के अंदर इन्होंने क्या किया था, जीन की खोज की थी। उस मूल भारतीय का नाम क्या है, उस मूल भारतीय का नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर
हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन को खोजा था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जीन शब्द किसने दिया था, तो आपको बताना है जोहानसन ने दिया था। और अगर आपसे पूछे जीन की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अब रही बात, तो जीन शब्द है, उस शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन, यानी जीन शब्द का अर्थ क्या है? तो जीन शब्द का अर्थ होता है वृद्धि करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पिछली बार एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, कि जीन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना, इसका अर्थ होता है वृद्धि करना। वृद्धि किसकी करना? तो हमारे संसार के अंदर अगर बात करें, दो प्रकार के जगत चल रहे हैं। एक जगत चल रहा है पादप, एक जगत चल रहा है जंतु। बिना जंतुओं के पादप जीवित नहीं रह सकते, और बिना पादपों के जंतु भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि जंतु क्या करेंगे? श्वसन करेंगे। तब पादपों का क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, यानी शॉर्ट में अपने नाम देते PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के नाम से जानते हैं। जब हमारा श्वसन होगा, तो पौधों का क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी जब हम सांस लेते हैं ना, तो पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और जब अब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तभी हम सांस ले पाते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में। ठीक है, तो यहां तक आपने क्या समझा? सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, कहीं पर भी आपको लॉजी शब्द लगा हुआ मिल जाए, तो आप समझ जाओ इसका मतलब है अध्ययन करना। ठीक है, कहीं पर भी लॉजी लगा हुआ मिले, तो उसका मतलब है अध्ययन करना। बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब अध्ययन करना। यानी जीवों के बारे में जो विज्ञान हमें अध्ययन करवाती है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये बात किसने बताई? अरस्तु ने। इसलिए जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन बनते हैं? अरस्तु। इसमें अपने कौन सा टॉपिक शुरू किया है? जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जीन शब्द से। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है वृद्धि करना। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जीन शब्द किसने दिया था, तो याद रखना है जोहानसन ने दिया था। जबकि जीन की खोज किसने की थी? मूल भारतीय थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जीन कह लो, कारक कह लो, फैक्टर कह लो, एक ही बात है। अब जीन को कारक नाम किसने दिया? तो जीन को कारक नाम दिया था मेंडल ने। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रांत है जिसका नाम है सिलिसिया। मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया के सिलिसिया प्रांत में पैदा हुए थे, और इन्होंने अपनी शिक्षा कहां से पूरी की थी? एक सिटी है जिसका नाम है ब्रून, ब्रून शहर से पूरी की थी मेंडल ने। ठीक है, मटर के पादप यानी पाइसम सेटाइवम, पिजन पी या गार्डन पी पे इन्होंने प्रयोग किए थे, वो अपने बाद में पढ़ेंगे। तो जीन के बारे में आपको बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब अपने काम शुरू करते हैं कि अनुवांशिकी टॉपिक के अंदर जो आती है बेटा, वो शब्दावली क्या क्या होती है, उस पे अपने सबसे पहले अध्ययन करके देखते हैं। चलो, अपने पढ़ते हैं कि इसमें जो शब्दावली काम में आएगी, वो क्या क्या काम में आएगी। तो यहां पर एक टर्म आती है, सबसे पहली टर्म आती है वंशागति। सबसे पहली टर्म आती है वंशागति। वंशागति क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। देखो, वंशागति नाम से पता चल रहा है वंश की गति। तो देखो, वंशागति का मतलब क्या होता है? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब हो गया पेरेंट्स, संतति पीढ़ी होगी संतान। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का संचरण, संचरण बोल दो, ट्रांसफर बोल दो, भेजना बोल दो, एक ही बात है। संचरण का मतलब होता है ले जाना।
जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करना क्या कहलाता है? वंशागति। जैसे आपके दादा दादी अगर जनक पीढ़ी है तो आपके पिताजी है उनकी संतति पीढ़ी। आपके पिताजी अगर जनक पीढ़ी है तो आप हो उनकी संतति पीढ़ी। यानी माता पिता है जनक पीढ़ी और आप हो संतति पीढ़ी। जब आपके बच्चे होंगे तो आप बन जाओगे जनक पीढ़ी और आपके बच्चे होंगे संतति पीढ़ी। तो ये जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में क्या हो रहा है? माता पिता के लक्षण जा रहे हैं। जो लक्षण जा रहे हैं ना, उन्हीं लक्षणों को नाम देते हैं आनुवंशिक लक्षण। इन लक्षणों का जानना क्या कहलाता है? वंशागति। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करना क्या कहलाता है? तो आपको उत्तर देना है क्या? वंशागति। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। जबकि ये कार्यकर्ता कौन है? ये माता पिता के लक्षण संतान में लेकर कौन जाता है? ये काम करता है बेटा डीएनए। काम कौन करता है? डीएनए। कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर क्या है? हजारों लाखों कोशिकाओं का जाल है और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम तो आप सबको पता ही होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ये है डीएनए का पूरा नाम। तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। जबकि ये लक्षणों को लेकर कौन जाता है? डीएनए लेकर जाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन है? और मैंने आपको जैसे ऑप्शन दे दिया डीएनए, बी ऑप्शन दिया मैंने आपको, सॉरी डीएनए, बी ऑप्शन दिया मैंने आपको आरएनए, सी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको जीन और डी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया गुणसूत्र। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर है डीएनए। समझ गए? इस चीज को नाम क्या देते हैं? वंशागति नाम देते हैं। अब आपको ये बताना है वंशागति शब्द किसने दिया था, ये मेरा आपसे रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में आप ढूंढोगे, कल वाली नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। अभी आपको एक काम ये करना है कि वंशागति शब्द किसने दिया था। थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन है, आप इस पे ट्राई करके देखना कि वंशागति शब्द है वो किसने दिया था। तो ये था वंशागति। ठीक है, तो पहली टर्म आ गई वंशागति क्या होता है। अब अपने बात करेंगे कि लक्षण जाते कैसे, ये माता पिता के लक्षण जाते कैसे। इन सबको जानने के लिए अपने को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एक एसिड, अम्ल के बारे में बात करेंगे। डीएनए आरएनए होते क्या है, ये कहाँ से आते हैं? तो ये बनते हैं बेटा न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं। तो अपने सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, यहां से अपना मुख्य टॉपिक वैसे होता है शुरू, कि डीएनए और आरएनए पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक चीज। वो चीज क्या है? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल है क्या चीज? ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? पादप की कोशिका ली। ठीक है, ये कोई कोशिका है, मान लो ये कोई पादप की कोशिका है और ये इस कोशिका का है
केंद्रक। ये कोशिका क्या है? केंद्रक है। कोशिका किसकी है? याद रखना है, पादप की है, जंतु की नहीं है। पादपों के अंदर, जैसे हमारे अंदर कोशिकाएं बहुत प्रकार की पाई जाती है। कायिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इससे पादप के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है मवाद कोशिका, जिसका नाम होता है मवाद कोशिका। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने पादप की मवाद कोशिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं पस सेल, ठीक है, तो आप इसको पश कोशिका भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसको पस सेल के नाम से जानते हैं, तो आप इसको पश कोशिका भी कह सकते हो। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने पादप की मवाद कोशिका ली कब थी? अगर आपसे इसके बारे में पूछे तो ये काम हुआ था बेटा 1869 के अंदर, यानी 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने पादप की मवाद कोशिका ली और उसके केंद्र को देखा। इस केंद्र के अंदर उसको एक मिला कार्बनिक पदार्थ, एक मिला उसको कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इंग्लिश वाले अगर इसको लिखें तो आप इसको कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक कार्बनिक पदार्थ मिला। इस कार्बनिक पदार्थ को फ्रेडरिक मिशर ने नाम दिया था न्यूक्लिक अम्ल का, यानी इसको पहले हम कहते थे न्यूक्लिन। क्या कहते थे? न्यूक्लिन। पूरी थ्योरी क्या है? फ्रेडरिक मिशर नामक, मैं बोल रहा हूं, आप अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो आप ऐसे लिख भी सकते हो। क्या लिखना है? फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में पादप की मवाद कोशिका के केंद्रक में एक कार्बनिक पदार्थ की खोज की जिसे न्यूक्लिन कहा गया। क्या कहा गया? न्यूक्लिन। इसने न्यूक्लिन कहकर छोड़ दिया। फिर एक बंदा आता है 1873 के अंदर, जिस बंदे का नाम था अल्टमान। ये भी एक वैज्ञानिक है। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लिन को एक नया नाम दे दिया। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसको एक नया नाम दे दिया, जिस नए नाम को वर्तमान में अपने कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कह सकते हो। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल तो जानते हो आप सारे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब के अंदर कौन सा अम्ल होता है? मेलिक अम्ल होता है। गेहूं के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो ग्लाइकोनिक अम्ल होता है। टमाटर के अंदर कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चिंटे के डंक में कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल है। ऐसे नाम सुने होंगे ना। ऐसे न्यूक्लिक भी क्या है? एक अम्ल है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। खोजा कौन सी कोशिका में था? जंतु में नहीं था, पादप की कोशिका में इसको खोजा गया था। तो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में पादपों की मवाद कोशिका के केंद्रक में एक कार्बनिक पदार्थ खोजा जिसे न्यूक्लिन कहा गया। इसे अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1873 के अंदर न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। अब यहां से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। कब की थी? 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस कोशिका में हुई? आपको ऑप्शन दे दिए, कायिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, मवाद कोशिका। तो आपका उत्तर क्या होगा? मवाद कोशिका। इंग्लिश में आया तो पस सेल या पस कोशिका कह सकते हो। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रक में। उत्तर क्या होगा? केंद्रक में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये भी पूछा गया, एग्जाम में आ चुका ये वाला क्वेश्चन
ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि न्यूक्लिक अम्ल कैसा पदार्थ है। आपको बोल दिया नाइट्रोजनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, फास्फोरिक। आपको उत्तर देना है कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो जल करके क्या करते हैं, उष्मा, धुआं और राख उत्पन्न करते हैं ना, उनको अपने कार्बनिक मान सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था, या न्यूक्लिक अम्ल का नामांकन किसने किया था, यानी न्यूक्लिक अम्ल को नॉमिनेट किसने किया था, तो आपको बोलना है न्यूक्लिक अम्ल का नामांकन किया था अल्टमान ने। यानी न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता तो फ्रेडरिक मिशर है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल का नामांकन किसने किया था, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था, नामांकन किया था। इतनी बात समझ में आई। आगे पढ़ते हैं। अब अपने ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल समस्या क्या है। मैं तो आपको जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैंने न्यूक्लिक अम्ल क्यों बताया, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल अगर आप पढ़ोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल जब आप पढ़ोगे तभी आप पढ़ पाओगे कि डीएनए आरएनए क्या है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के अंदर होते हैं डीएनए आरएनए। कैसे, देखो किस प्रकार से होते हैं। ये है, जैसे मान लो आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल दो चीजों से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल दो चीजों से मिलकर के बनता है। किससे, एक तो चीज होती है न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए, एक न्यूक्लिक अम्ल के अंदर और चीज होती है जिसका नाम है डीएनए। अच्छा, डीएनए के साथ एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, डीएनए के साथ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के साथ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। आरएनए के साथ भी डीएनए की अपोजिट प्रोटीन होती है, तो मैं इसको बोल सकता हूं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अपने किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन क्या होता है, हमारा एक पोषक तत्व है। जैसे पोषक तत्व होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, 6 हो गई। किसी भी जीव को जीवन निर्वाह के लिए, जैसे मनुष्य है, उसको जीवन निर्वाह के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और एनर्जी अपने को कहां से मिलती है, भोजन से। और भोजन में क्या होता है, प्रोटीन। टोटल अमीनो एसिड होते हैं बेटा 20, प्रोटीन बनती है अमीनो अम्ल से। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होती है, तो 20 ही प्रोटीन के नाम होंगे। जैसे फाइब्रोनोजन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कैशीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन, ठीक है ना, ऐसे। तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए में कौन सी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। अगर अपने न्यूक्लिक अम्ल को 100% माने, तो ये डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का होता है 90% भाग। कितना होता है, 90%। और आरएनए होता है बेटा 10%। कितना होता है, 10% टोटल होता है ये। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि डीएनए का निर्माण किस अम्ल से होता है, न्यूक्लिक अम्ल से, फास्फोरिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से और बेंजोइक अम्ल से। तो उत्तर होगा न्यूक्लिक अम्ल से। आपसे पूछेंगे आरएनए का निर्माण किस अम्ल से होता है, ऑप्शन दे दिए, न्यूक्लिक अम्ल से, टार्ट्रिक अम्ल से, सिट्रिक अम्ल से, ग्लाइकोनिक अम्ल से। तो आपका उत्तर रहेगा न्यूक्लिक अम्ल से। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल में कम मात्रा में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो उत्तर होगा बेटा आपका आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए की मात्रा कितनी होती है, 90%। न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए की मात्रा कितनी होती है, 10%। यानी आपका पहला पार्ट, पहला टॉपिक बेटा आपका शुरू हो चुका है, डीएनए। अपने सबसे पहले डीएनए पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने आरएनए पूरा कंप्लीट करेंगे। तो डीएनए आरएनए आपको समझ में आया। अपने को क्या पढ़ना है अब, अपने को अब पढ़ना है डीएनए।
तो डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। आज आपकी पहली क्लास है, इसको आप आराम से पढ़ना। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर लिख के भेज सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन है। एनी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं डीएनए, यानी डीएनए क्या चीज होती है। ठीक है, अपने शुरू करते हैं सबसे पहले डीएनए। पूरा नाम तो आप सबको पता ही है, मैंने पहले भी रिपीट किया था। डी ऑक्सी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कह लो या अम्ल कह लो, एक ही बात है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये डीएनए का पूरा नाम है। अब रही बात पहली चीज, डीएनए की स्थिति, यानी डीएनए कहां पर पाया जाता है। तो देखो, डीएनए कोशिका के अंदर है। मानव शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं हैं। जैसे मान लो मैंने ये बना दिए कोशिका, ठीक है, कोशिका के बीच में ये वाला भाग हो गया आपका न्यूक्लियस, ये वाला भाग हो गया न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक हो गया। इस केंद्र के अंदर ऐसे डीएनए पड़ा है, इस प्रकार से अंदर क्या पड़ा है, डीएनए। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, उस केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए। कोशिका में बहुत सारी चीजें हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, ये केंद्रक, और केंद्रक के चारों तरफ यहाँ पर एक द्रव पदार्थ बिखरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। और उसके चारों ओर एक झिल्ली दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है। कोशिका के अंदर एक और चीज होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन होता है, कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर, शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका के अंदर क्या होता है, और कोशिका के अंदर होता है बेटा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और क्या होता है, और होता है गोल्जी काय, उपकरण कह लो, या शॉर्ट में आप गोल्जी काय कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है, और लाइसोसोम भी होता है, लाइसोसोम, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम। ऐसे बहुत है, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, गोल्जी काय उपकरण है, लाइसोसोम है, राइबोसोम भी होता है, अंत लाइसोसोम। अंतः परद्रव्य जालिका होती है, चिकनी जालिका होती है, खुरदरी जालिका होती है, ईआर जालिका है, पीआर जालिका है, बहुत चीजें। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, उस केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, और गोल्जी काय उपकरण में। तो आपका उत्तर होगा केंद्रक में। अब डीएनए दिखता कैसा है, डीएनए दिखता कैसा है, तो आपसे पूछेंगे डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए होता है द्विकुंडलित, द्विकुंडलित गुंडी नुमा, गुंडी यानी नोड, द्विकुंडलित गुंडी नुमा आपका क्या होता है, डीएनए होता है। द्विकुंडलित गुंडी नुमा को आप इंग्लिश के अंदर नाम दे सकते हो डबल हेलिकल, नाम दे सकते हो डबल हेलिकल, नाम दे सकते हो। ठीक है, डबल हेलिकल नाम दे सकते हो। तो संरचना तो हो गई कैसी, द्विकुंडलित गुंडी नुमा स्ट्रक्चर कैसी हो गई,
द्विकुंडलित घुंडी नुमा, इंग्लिश में कह सकते हो आप इसको डबल हिलेक्स, हेलिकल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डबल हिलेक्स यानी डीएनए का मॉडल कैसा होता है, डबल हिलेक्स मॉडल होता है। ये बात किसने बताई कि डीएनए की संरचना द्विकुंडित होती है? ये बात दो वैज्ञानिकों ने बताई थी। एक का नाम था वाटसन, एक का नाम था क्रिक। एक का नाम था वाटसन, एक का नाम था क्रिक। ये काम कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। तो डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1953 में। परंतु अगर आप विस्तृत जानकारी चाहो तो और भी दो वैज्ञानिक थे। एक तो था वाटसन, साथ में एक और था, फ्रांस का था, फ्रांसीसी था, क्रिक। एक और भी था, विलिकिंस। एक और भी थी, लेडीज थी एक, जिसका नाम था फ्रैंकलिन। एक लेडीज थी जिसका नाम था फ्रैंकलिन। यानी मॉडल के अंदर वैज्ञानिक तो चार थे। मॉडल के अंदर वैज्ञानिक कितने थे? चार थे। वाटसन, क्रिक, विलिकिंस, फ्रैंकलिन। मुख्य भूमिका दो ही वैज्ञानिकों की थी, वाटसन और क्रिक। सहयोगी वैज्ञानिक थे विलिकिंस और फ्रैंकलिन। जो अपना पीछे वाला जो 2013 के अंदर एलडीसी का एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर था उसका वाटसन और क्रिक ने। परंतु अगर आ जाए साथ में कि वाटसन, क्रिक, विलिकिंस, तो ये भी सही है। वाटसन भी था, क्रिक भी था, विलिकिंस भी था, फ्रैंकलिन भी थी। ये एक बहुत बढ़िया काम था। इस काम के लिए तीन वैज्ञानिकों को, तीन कौन कौन से? ये वाले तीन, वाटसन, क्रिक और विलिकिंस को इस काम के लिए दिया गया था बेटा नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1962 के अंदर। किसको? वाटसन, क्रिक और विलिकिंस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, याद रखना। बढ़िया वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। फ्रैंकलिन तो महिला थी, ये तीनों पुरुष थे। फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। कारण क्या है? कारण ये है, फ्रैंकलिन को थी ओवेरी कैंसर। ओवेरी होता है बेटा अंडाशय। ओवेरी क्या होता है? अंडाशय। जैसे हमारे अंदर होता है ना वृषण, नर के अंदर होता है टेस्टिस, वृषण, ठीक है? ऐसे महिला के अंदर होता है अंडाशय। तो फ्रैंकलिन को ओवेरी कैंसर थी, अंडाशय की कैंसर थी। अंडाशय की कैंसर के कारण फ्रैंकलिन की होगी मृत्यु। अंडाशय की कैंसर के कारण फ्रैंकलिन की मृत्यु होगी। और आप सबको पता होगा, जीके में पढ़ा होगा, मरणोपरांत, मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसलिए फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, जबकि वाटसन, क्रिक और विलिकिंस को डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार से 1962 के अंदर सम्मानित किया गया था। तीन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था। फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि फ्रैंकलिन को अंडाशय की कैंसर थी, इस कारण वो मर गई थी। अब आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में प्रदान किया जाता है? जीके का क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? क्षेत्र नहीं पूछ रहा हूं, क्षेत्र तो बहुत है।
वाणिज्य है, साहित्य है, कला है, सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक है, ये तो क्षेत्र हो गए। नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में प्रदान किया जाता है? नोबेल प्राइज क्यों देते हैं, किसके सम्मान में देते हैं? जीके का क्वेश्चन है, बता देता हूं आपको। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल नामक बंदे के सम्मान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो उत्तर है आपका द्विकुंडलित घुंडीनुमा। ध्यान रखना, द्विकुंडलित धागेनुमा मत कह देना। द्विकुंडलित धागेनुमा होता है गुणसूत्र, जबकि द्विकुंडलित घुंडीनुमा कौन होता है? डीएनए। इंग्लिश में बोलो तो डबल हेलिकल या डबल हिलेक्स मॉडल। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि डीएनए का डबल हिलेक्स मॉडल या द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन और क्रिक मुख्य है, फ्रैंकलिन विलिकिंस आई, ये भी टिक कर सकते हो। आगे वाला जो एग्जाम हुआ था 2013 के बाद में एलडीसी वाला, उसमें पूछा गया था कि डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना का मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर है 1953 में। डीएनए की डबल हिलेक्स मॉडिकल जो संरचना है, जो डबल हेलिकल मॉडल संरचना है, डबल हिलेक्स मॉडल है, वो उसके लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो उत्तर याद रखना आपको, 1962। डीएनए की द्विकुंडलित घुंडीनुमा संरचना के मॉडल के लिए वाटसन, क्रिक और विलिकिंस को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1962 में। डीएनए की कौन से वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो महिला थी, कौन थी? फ्रैंकलिन नाम की महिला थी। अब डीएनए दिखने में कैसा होता है? डीएनए बेटा दिखने में होता है ऐसा, ऐसा आपका होता है डीएनए, ऐसी संरचना है डीएनए की। आपने घुमावदार किसी घर के अंदर ऐसे सीढ़ियां देखी होगी, घुमावदार सीढ़ियां, ठीक है ना? घुमावदार जो सीढ़ियां है ना, बिल्कुल डेटोकॉपी वैसा आपका डीएनए होता है। या फिर आप एक रबर लो, इरेजर होता है ना रफ करने वाला, उस रबर को लो, उसको यूं खींचो, उसको खींच करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा दो, उस रबर को खींचने के बाद घुमाओगे ना, तो ऐसी कुछ घुमावदार संरचनाएं बनेगी। बिल्कुल वैसा आपका डेटोकॉपी क्या होता है? डीएनए। दिखने में कैसा होता है? तो द्विकुंडलित। पाया कहाँ जाता है? अभी बताया था मैंने, कोशिका के अंदर कहां पर क्या होता है? केंद्रक जो होता है, उस केंद्रक के अंदर बेटा क्या होता है? आपका डीएनए पाया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। परंतु कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि अपवाद ये है, अपवाद में ये है कि केंद्रक के अलावा भी डीएनए हो सकता है, ये अपवाद है। कहां पर? तो आपको याद क्या रखना है, मुख्य तो केंद्रक ही है, उत्तर तो केंद्रक ही रहेगा। अपवाद में क्या है? केंद्रक के अलावा, केंद्रक के अलावा हरित लवक, एक तो हो गया हरित लवक, और हो गया कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और हो गया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक के अलावा हरित लवक, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए उपस्थित, में भी डीएनए उपस्थित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा, मैंने क्या बोला है? परहैप्स, परहैप्स हो सकता है, परंतु हो सकता है, परंतु यह वृत्ताकार होता है।
ये द्विकुंडलित नहीं होता, सर्क्यूलर होता, सर्क्यूलर। यह वृत्ताकार होता है। इसमें खास ध्यान रखने वाली दो ही बातें हैं। डीएनए की संरचना तो द्विकुंडलित होती है, वृत्ताकार टिक मत कर देना, संरचना तो द्विकुंडलित है। राउंड कर रहा हूं, देख लो। आपसे एग्जाम में पूछे कि वृत्ताकार डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, और ऑप्शन दे दिया मैंने आपको कि राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जिकाय उपकरण, कोशिका द्रव्य। उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ये ना या तो उत्तर होगा हरित लवक, ये ना या तो उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। वृत्ताकार डीएनए कहां पाया जाता है, तो आपका पहला उत्तर है हरित लवक। ये ना मिले ऑप्शन में तो कोशिका द्रव्य, ये भी ना मिले तो माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्ट पूछिए कि डीएनए कहां पाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर सिंपल सा ये देना है कि डीएनए कहां पाया जाता है, तो आपको बोलना है केंद्रक में। केंद्रक के अलावा कहां पाया जाता है, 1 नंबर हरित लवक, 2 नंबर कोशिका द्रव्य, 3 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, आपसे पूछे डीएनए की संरचना कैसी होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो आपको याद रखना है डीएनए की संरचना तो कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। वो भी कैसी, गुंडी नुमा, नोड होती है ना, नोड गुंडी, द्विकुंडलित गुंडी नुमा। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि वृत्ताकार डीएनए कहां पाया जाता है, तो 3 जगह में पाया जाता है। ये हो गया डीएनए के अंदर अपवाद, ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। इतना आप अच्छे से पढ़ो। आपको कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दो। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई भी प्रकार का डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।